Hello students, today we are going to start the most important and easiest chapter known as alcohol and phenol. बच्चों, अल्कोहल एंड फिनॉल आप ऐसा समझो कि एक ब्रिज है, लिमिटिंग ब्रिज है पूरे सिलेबस ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। इसमें आप बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखोगे जो पहले देख चुके हो और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हो जो इन फ्यूचर आपको फिर से रिपीट होने वाली है। तो अल्कोहल एंड फिनॉल इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। पहले हम अल्कोहल्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे और फिर फिनॉल की स्टडी करेंगे। फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड में एक अलग कैटेगरी टाइप की रिएक्शन दिखाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होंगी उसकी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अल्कोहल्स की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अल्कोहल की जब बात होती है तो आप सबको मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप इज OH एंड द सफिक्स ऑफ द अल्कोहल इज ऑल। तो आप बेसिक नोमेनक्लेचर तो आप अल्कोहल के जानते हो, आप 11th में सब सीख के आए हो। आपको इंटर करना है कि हम अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हम कौन से टाइप के अल्कोहल की स्टडी करेंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी डिग्रीज कैसे देखेंगे और फिर उसके आधार पे पूरी केमिकल रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों। तो अगर मैं कहूँ कि क्लासिफिकेशन अल्कोहल का करना है मुझे, तो जैसे हैलाइड में करते हैं वैसे ही अल्कोहल में करते हैं। क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक नेचर का हो सकता है, मींस ऐसे अल्कोहल जिसमें एक ही OH होगा तो उसको आप लैंग्वेज में मोनोहाइड्रिक बोलोगे। दूसरा डाइहाइड्रिक होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी जिसमें दो OH हो, जैसे हैलाइड में आप पढ़ते हो डाइहैलाइड, वैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरी कैटेगरी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होती है और एक और कैटेगरी हम यूज कर सकते हैं अलग से, दिस वन इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होता है, इसमें अलग से कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल स्टडी की जाती है और वो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हेक्सोस पेंटोज नेचर के हों, यानी 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, वो उस कैटेगरी में आते हैं। आपको उसको अलग से 2 एग्जाम्पल याद रखने चाहिए क्योंकि उसका यूज आपको बार बार करना है। मोनोहाइड्रिक की जब बात करते हैं बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही पहचानना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल की 90% रिएक्शन मोनोहाइड्रिक कैटेगरी से ही आनी है आपको। मोनोहाइड्रिक में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लासिफाइड फॉर्म होता है। 1 डिग्री को आप प्राइमरी अल्कोहल कहते हो, 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हो और 3 डिग्री को टर्सरी अल्कोहल कहते हो। आइडेंटिटी आप ऐसे करते हो कि ऐसे अल्कोहल जिसमें CH2OH ग्रुप हो, यानी OH अटैच्ड विद द 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप CH2OH ग्रुप कंटेन करता हो अल्कोहल और OH अटैच्ड विद द 1 डिग्री कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि कोई अल्कोहल इस कैटेगरी का हो, इस तरह से ओरिएंटेड हो कि OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच इज ऑलरेडी अ 2 डिग्री कार्बन, यानी ऐसा अल्कोहल जो CHOH ग्रुप कंटेन करता हो, या आप ये कहिए कि OH ग्रुप जब 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको आप मोनोहाइड्रिक में सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आए तो 3 डिग्री, ऐसे अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन में OH ग्रुप अटैच्ड हो तो वो कहलाते हैं टर्सरी अल्कोहल। आप ये पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी अल्कोहल देख के आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। इसी के आधार पे आगे चल के आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, प्रोडक्ट बनाने हैं, कन्वर्जन करने हैं। तो अगर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की आइडेंटिटी ही नहीं समझ पाओगे तो इट्स अ बिग लॉस फॉर यू। तो आप सबसे पहले अल्कोहल को क्लासिफाइड फॉर्म पे मोनोहाइड्रिक तो क्लियर है, एक OH दिखेगा तो आप जान जाओगे, लेकिन उसमें ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, जिसको हम अभी डिटेल स्टडी करने वाले हैं और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। दूसरी कैटेगरी बच्चों आती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जिस तरह से हम हैलाइड पढ़ते हैं और हैलाइड में बोलते हैं कि विस डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड, तो अल्कोहल में भी मैं विस डाइऑल और जैम डाइऑल बोल दे रहा हूँ। विस यानी ऐसे
कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट अगल बगल कार्बन पे नेबरिंग कार्बन पे अटैच्ड हो तो वो बेस है, और जब एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो तो वो जैम है। हैलाइड में तो होता था कि बेस डाइहैलाइड भी होता था, जैम डाइहैलाइड भी होता है। लेकिन अल्कोहल में जब बात करते हैं बच्चों तो देयर आर मेनी अल्कोहल्स, बट इन योर सिलेबस आपको चाहे स्कूल हो कंपटीशन हो इससे क्वेश्चन बनेगा और इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस वन इज एथाइलीन ग्लाइकॉल। अब आपको जो मैंने बताया तो आप देखिए कि ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है, ये कौन सी कैटेगरी का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो आप बोलोगे OH अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, ये वाला OH अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, यानी दोनों OH 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। यानी डायहाइड्रिक अल्कोहल में विस डाइऑल जो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है इज एथाइलिन ग्लाइकॉल कंटेन प्राइमरी अल्कोहल नेचर, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का नेचर शो कर रहा है। क्लियर बच्चों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात आप सीख लो कि जैसे विस डाइऑल होता है वैसे जैम डाइऑल नहीं होता। एक कहानी अपने दिमाग में बैठा लो जो मैंने पहले भी आपको मैकेनिज्म सिखाया है कि कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप विद इन अ कार्बन एटम। एक ही कंपाउंड के एक कार्बन एटम पे एक से ज्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है। कभी भी जैम डाइऑल नहीं हो सकता, जैम ट्राइऑल नहीं हो सकता, जैम टेट्राऑल नहीं हो सकता। एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं है, तो वो तो अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो आप ये दिमाग में रखो। अब होता क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते जैम डाइऑल? होता क्या है बच्चों कि जब एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, तब ऐसे केस में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आने की कोशिश करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के क्लोजर आते हैं तो ऐसे केस में एक टिपिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट डेवलप होती है और इस हीट डेवलप होने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, अल्कोहल डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाता है। मीन्स दैट द जैम डाइऑल और जैम ट्राइऑल और जैम टेट्राऑल are non-existing organic compound. These are highly unstable because the hydroxy groups present in the same carbon atom become closer to each other due to hydrogen bond, and due to hydrogen bonding these show exothermic reaction. Therefore the produced amount of heat show dehydration of alcohol to form other products which are stable in nature. यानी आप कभी भी जैम डाइऑल यूज कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि अगर मैं CH3 CHOH 2 OH लगा देता हूँ तो आप बोलोगे अनस्टेबल है। आप हमेशा पानी उड़ा दो, 2 OH है तो स्वाभाविक है, एक CH एक से OH ले लो और बोल दोगे क्या बदल गए, ये एसिटाल्डिहाइड। यानी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो ही नहीं सकते, अगर हुए तो एक नया प्रोडक्ट तैयार हो, बस आपको पानी निकालते बनना चाहिए। लेट मान लो अगर आपसे कोई बोले कि यार ये मेरे पास डाइऑल है, क्या ये होगा? बोलोगे ना, ये नहीं हो सकता, पानी हटा दो, -H2O करने पे आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा और ये एग्जिस्ट करेगा, एसीटोन। अगर आपने कहीं गलती से ट्राइऑल ले लिया, एक ही कार्बन पे 3 OH, तो बोले जब 2 नहीं होते तो 3 भी नहीं होंगे। 3 में आप क्या कर सकते हो, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो? वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ कुल 3 है, तो आप क्या करो कि आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एक H और एक OH। देखिए बचा क्या है, इसको रीअरेंज कर लीजिए, HCOH यानी फॉर्मिक एसिड। यानी कहने का अर्थ ये है कि डाइऑल चेंज इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, व्हाइल ट्राइऑल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहीं आपने टेट्राऑल ले लिया, एक ही कार्बन पे 4 OH ग्रुप हो गए, तो ऐसे केस में आप देख रहे हो 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर निकाल सकते हो, और अगर 2 वाटर निकाल दोगे तो COO यानी क्या बचा,
CO2 गैस। तो ये बहुत ज्ञान की बात है बच्चों, आप बहुत इधर उधर की बातें ना सीख के अगर इतना दिमाग में रख लें कि जैम डाइऑल और जैम ट्राइऑल नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड हैं, कभी भी एक कार्बन पे दो या दो से ज़्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो समझ जाइए कि वो अनस्टेबल है और वो एक नए प्रोडक्ट में बदलेगा। डाइऑल ऑलवेज चेंज इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ट्राइऑल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टेट्राऑल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बच्चों, ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है अगले 5 चैप्टर्स में, इसलिए इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और कन्वर्जन में तो ये इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट आपको यूज़ होगा कि गजब हो गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमको डाइऑल में हमारा सिलेबस इथाइलिन ग्लाइकॉल है। वैसे तो नॉमेनक्लेचर आप हजारों कंपाउंड का लिख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है जिनकी केमिकल रिएक्शन जिनके बारे में, वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर बच्चों? चलिए, ट्राइऑल, ट्राइऑल में भी आप लिखने को तो सैकड़ों कंपाउंड लिख सकते हो, लेकिन आपको अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट होना है। और ट्राइऑल में बच्चों आपको पढ़ने के लिए रखा गया है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कौन, सिंपल सा कंपाउंड CH2OH, CHOH, CH2OH। मैंने वर्टिकल लिखा है, आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को IUPAC नाम लिखूं तो 1 2 3, आप IUPAC में बोलोगे ये है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। दिस वन इज नोन एज ग्लिसरॉल, जनरली नोन एज ग्लिसरीन, ये ग्लिसरॉल है। ये आपका सिलेबस है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। अब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया कि आप क्लासिफाइड करो ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल प्राइमरी हैं और कितने अल्कोहल सेकेंडरी हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला अल्कोहल CH2OH ये कौन सा कैटेगरी है, ये कार्बन 1 डिग्री है, जबकि ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री है, और ये वाला 1 डिग्री है। There are 3 carbon atoms present in the glycerol and it is a trihydric alcohol in which the 2 carbon atoms are 1 degree, therefore it's so 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नेचर में 2 कौन से नेचर होंगे, प्राइमरी अल्कोहल के नेचर होंगे और एक सेकेंडरी अल्कोहल का नेचर होगा। तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 2 होते हैं प्राइमरी अल्कोहल का नेचर और एक होता है टर्सरी अल्कोहल का नेचर। क्लियर बच्चों, आप इस चीज को ध्यान रख पाओगे, बहुत सरल है, बस कोशिश करिए कि ये आपके दिमाग में कैसे भी बैठ जाए। कंफर्म? चलिए, अब बच्चों मैंने कहा कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में भी कुछ एग्जाम्पल आप कोशिश करिए कि याद रख पाए तो अच्छा होगा। तो बोले ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। वैसे तो बच्चों बहुत एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप कोशिश करिए कि 2 एग्जाम्पल याद रखिए। एक हेक्सोज शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में, एक को आप कहोगे एल्डोहेक्सोज और एक को कहोगे कीटोहेक्सोज। इन 2 को याद रखना चाहिए तो अच्छा रहेगा। एल्डोहेक्सोज को आप ग्लूकोज के नाम से जानते हो और कीटोहेक्सोज को आप फ्रक्टोज के नाम से जानते हो। इनके फार्मूले आपको मालूम है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखने का तरीका है CHOH बेस 4 CH2OH मीन्स CHO फिर CHOH 4 बार CHOH 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 CH2OH CHOH बेस 4 CH2OH इज द ग्लूकोज। और इसमें ये चारों कार्बन आइटम किरैन होते हैं, ऑप्टिकल फॉर्म में ये आइसोमरेज शो करेगा। जबकि फ्रक्टोज का फार्मूला आप याद रखोगे CH2OH CO कीटोन CHOH बेस 3 CH2OH। फ्रक्टोज इज CH2OH CO CHOH बेस 3 CH2OH। बेस 3 का मतलब 3 बार रिपीट होगा, CHOH CO फिर CHOH 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 और लास्ट में CH2OH। बाकी बायोमोलिक्यूल्स में इनको डिटेल पढ़ेंगे ही। इसको ओपन कर लूँ अगर मैं, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये CHOH CHOH CHOH। अभी मैं ओरिएंटेड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं
आपको इनकी आइडेंटिटी करा रहा हूँ। ये 5 कार्बन है, स्वाभाविक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहली हाइट है 1 2 3 4 5 6 IUPAC नेम 2 3 4 5 6 5 हाइड्रोक्सी, तो पेंटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सफिक्स नहीं है प्रीफिक्स है, और 6 कार्बन तो हेक्स 1 अल, ये IUPAC नेम है एल्डोहेक्सोज यानी ग्लूकोज का। आपको ये दिमाग में रखना है कि ग्लूकोज एक एल्कोहलिक कंपाउंड भी है, उसमें 5 अल्कोहल के ग्रुप होते हैं बच्चों, 4 ये और 1 ये। इसका मतलब आपको आगे इसका बड़ा काम आएगा, जिसमें से 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और एक प्राइमरी अल्कोहल होता है और 4 सेकेंडरी। फ्रक्टोज में यही चीज अगर मैं ओरिएंटेड कर दूं तो CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH 3 बार और CH2OH। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्स 2 ओन, दिस वन इज फ्रक्टोज। क्या फ्रक्टोज भी अल्कोहलिक है? बोले हाँ, इसमें भी 5 अल्कोहल होते हैं, बस 2 अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और 3 अल्कोहल सेकेंडरी नेचर के होते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हो तो आप कुछ भी करके पहले तो जरूरत वाली चीज़ों को डिफरेंट करो, अलग करो, उनको सेपरेट करो, और फिर उसके बाद आप जब कंपाउंड्स को याद रख लोगे तो फिर आगे की थ्योरी और आगे की रिएक्शन बहुत ही सरल होगी। क्लियर? चलिए, अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का आइडिया हो गया। अब हम देखें कि कौन से अल्कोहल की हमें जरूरत पड़नी है और उनका फटाफट हम IUPAC नेम और कॉमन नेम लिख पाते हैं कि नहीं। तो मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और फिर आपसे कॉमन नेम और IUPAC नेम उनके धड़ाधड़ बोलते बनना चाहिए। साथ ही साथ आप उसको देख के ये बता पाओ कि ये अल्कोहल प्राइमरी नेचर का है, सेकेंडरी नेचर का है कि टर्सरी नेचर का है। रेडिकल्स याद होने चाहिए, मैंने पहले ही पढ़ाए हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। रेडिकल नहीं याद है तो कॉमन नेम तो आप बोल ही नहीं पाओगे। कमर्शियल नेम अलग चीज, कॉमन नेम के लिए रेडिकल याद होना चाहिए, जो प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है, आप पढ़िए। रेडिकल याद होने चाहिए, कुल 21 रेडिकल्स की आपको 11 12 दोनों में जरूरत पड़नी है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अगर मैं मोनोहाइड्रिक में सिंपलेस्ट एग्जांपल में लूं तो आप इसको कॉमन नेम सब जानते हो, मेथाइल अल्कोहल है। आप इसका IUPAC नाम तो एक ही कार्बन है तो मीथेन अब प्लस अल, आपने 11th में रूल पढ़ा है, ये दोनों वोवेल है तो ई रिप्लेस हो जाएगा तो मीथेनल, ऑल मीथेनॉल। या एक कार्बन है तो उस हिसाब से अरेंज करो। इसको आप जनरल लैंग्वेज में जानते ही हो, इसको हम कहते हैं वुड स्प्रिट, लकड़ी से पायरोलिग्नियस एसिड से बनाया जाता है तो इसका नाम वुड स्प्रिट कहते हैं। जहरीली शराब पॉइजनस वाइन भी ये कहलाती है ना, और आप इसके बारे में काफी कुछ सुन चुके हो। दूसरा अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लें तो आप सब जानते हो, इसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल का कॉमन नाम सब बच्चा जानता है, मेथेनॉल है, और इसको हम ग्रेन स्पिरिट के नाम से जानते हैं। ये वाइन वगैरह जितनी भी है बेवरेजेस अल्कोहलिक, उसमें एथिल अल्कोहल होता है। इसी को अगर मैं बोलूँ कि कौन सी कैटेगरी का है तो आप बोलोगे 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ और पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप बोलोगे कॉमन नाम तो आपको रटा होना चाहिए, दिस वन इज नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपिल रेडिकल, अब रेडिकल नहीं आता तो कॉमन नेम तो बनेगा नहीं। और IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? बोलोगे 1 2 3, आप बोलोगे प्रोपेन में एक नंबर पे ऑल है। ये कौन सी कैटेगरी का अल्कोहल है? दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, अब आप बोलोगे इसका नाम आइसो प्रोपिल अल्कोहल है। क्या? कॉमन नहीं।
ये कौन सी कैटेगरी का अल्कोहल है बच्चों? ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH अटैच विद द 2 डिग्री कार्बन। बाकी IUPAC नेम 1 2 3, आप बोलोगे IUPAC नेम इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब मैं इसी को ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 OH, तो आप ये 4 कार्बन का रेडिकल 1 डिग्री क्या कहलाता है बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेन। तो दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटेन अल्कोहल। ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इसका कॉमन नेम लिखोगे तो क्या आएगा? बोलोगे ब्यूटेन 1 ऑल इज द कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। इसी में अगर मैं आगे बढ़ाऊं और खूब सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं और आपसे कहूं कि आप इनके नाम बताने की कोशिश करिए, कॉमन नेम बताइए, IUPAC नेम बताइए और इनको क्लासिफाइड करने की कोशिश करिए। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 CH2 CHOH CH3 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 OH CH3 CH CH3 CH2 OH, इस तरह से लिख दिया। नहीं, इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ CH3 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 CH2 OH। अब बच्चों आपका काम यह है कि आप इसमें पता करिए कि किस अल्कोहल की क्या कैटेगरी है, कौन सा अल्कोहल का क्या नेम है, कॉमन नेम, और किसका क्या IUPAC नेम है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप गारंटीड मानो कि आपको रेडिकल्स बनते हैं। IUPAC आप कर लोगे, IUPAC नेम आपसे बनेगा, मेन है कॉमन नेम में फंस जाओगे। अगर आपको रेडिकल नहीं याद है तो इट इज अ बिग लॉस फॉर यू, तो आप इसको सीरियसली लीजिए। रेडिकल्स कुछ भी करके याद करिए, लिख लिख के पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए इनके नाम बनाइए, क्या आएगा? तो बच्चों आप लोग इतने तो होशियार हो कि इसको देख के समझ जा रहे हो कि दिस वन इज द 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। रेडिकल कौन सा है? तो 4 कार्बन का 2 डिग्री कार्बन का सिंगल ब्रांच स्ट्रेट चेन कहलाता है, क्या है? ये है सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल, और उसमें लगा कौन है? अल्कोहल। दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC नेम तो बहुत सरल है, गिनती गिनना है 1 2 3 4, आप बोलोगे दिस वन इज ब्यूटेन टू ऑल। इसमें बोले यार ये 4 कार्बन का 3 डिग्री कार्बन है, दिस वन इज द टर्सरी अल्कोहल। ये पहचान बहुत जरूरी है, नहीं आगे बहुत नुकसान होगा। टर्सरी अल्कोहल है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नाम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अच्छा बच्चों, इसका IUPAC नेम, तो फिर आप वही 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे और बोल दोगे 2 नंबर पे मैथाइल ग्रुप लगा है, 3 कार्बन है प्रोपेन, और उसमें 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है। ये इतना बड़ा कार्बन क्या है? बोले यार ये OH तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? नियो पेंटिल अल्कोहल। अगर आप कॉमन नेम पे ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान होगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन IUPAC नेम 1 2 3, आप बोलोगे 2 2 डायमेथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये इसका क्या है बच्चों? ये इसका IUPAC नेम है। तो आप खुद इतना समझदार हो कि आप IUPAC नेम में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हो, आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है किसमें? कॉमन नेम में। और कॉमन नेम का कोई फार्मूला नहीं है आप कि कोई प्रैक्टिस बेस्ड। कॉमन नेम के लिए आपको रेडिकल्स बनने ही पड़ेंगे। अगर आप रेडिकल को सीरियसली लोगे तो कॉमन नेम बनेंगे, कॉमन नेम बनेंगे तो आपको आगे चल के रिएक्शंस बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन में IUPAC नेम लिख के रिएक्शन नहीं आती हैं, आपको कॉमन नेम दिया रहता है और फिर आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। तो कोशिश करिए, बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, बहुत दिक्कत आपको आएगी। तो इस तरह का सिस्टम है जिसमें अपन कितने भी कंपाउंड हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं किसी भी अल्कोहल को देख के सबसे पहले ये कैटेगरी कर पाऊँ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, मोनोहाइड्रिक है, डाई है, ट्राई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं अल्कोहल को पहचानता हूँ तब तो अल्कोहल के बारे में पढ़ना इजी है।
लेकिन अगर मेरा अल्कोहल में cos 90 है, cos 90 तो जानते हो ना आप, हाँ, तो cos 90 है तो फिर समझते हो सब कुछ इंटू cos 90 हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो आपको कुछ भी करके पहले अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है। बहुत बड़े बड़े अल्कोहल आपसे नहीं बनते, नहीं बनती, कोई लॉस नहीं, लेकिन जो जनरल अल्कोहल आपको कोर्स में है, आपको पूछे जाने हैं, वो आपसे बनते हैं, नहीं बनेंगे तो लॉस होगा। कोशिश करिए, इनको सीखिए। तो ऐसे कंपाउंड के आप नाम बहुत ईजिली लिख सकते हो, बहुत ही सरलता से आप इनको पहचान भी सकते हो। अब जब आपको ये सिस्टम मालूम हो गया कि हाँ इस तरह से नाम लिखते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक तो अल्कोहल बहुत ज़रूरी है आपको बनना, वो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी आपको। बोले यार बहुत सारे हैं क्या? बोले नहीं यार, गिनती के हैं। अनसैचुरेटेड रेडिकल अल्कोहल। देखिए मैंने आपको कुछ रेडिकल सिखाए थे। एक रेडिकल ये सिखाया था, इसको हम विनाइल कहते थे। एक रेडिकल मैंने आपको ये सिखाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 खाली वैलेंसी, इसको हम एलाइल या एलिल रेडिकल कहते थे, इसको हम विनाइल या वाइनल रेडिकल कहते थे। अगर इसमें मैं OH लगा दूं दोनों में, तो आप जल्दी से अब इसका नाम बोल दोगे, दिस वन इज विनाइल अल्कोहल या वाइनल अल्कोहल एंड दिस वन इज एलाइल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल, जो आप पढ़ते हो। अब विनाइल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। IUPAC नेम तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड प्रिंसिपल ग्रुप 1 2, बोलोगे एक में 1 पे इन है, 1 पे ऑल है, चाहे तो आप इन ऑल एक साथ कर दो। इधर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3, आप बोलोगे प्रो में 2 पे इन है, 1 पे ऑल है, प्रो 2 इन 1 ऑल। क्या कठिन है? आप नहीं लिख पाओगे, बहुत सरलता से आप लिख लोगे। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2OH, तो आप बोलोगे इसको जब नाम लिखोगे आप तो 1 2 3 4, आप बोलोगे ब्यूट में 2 नंबर पे इन लगा है और 1 नंबर पे ऑल लगा है, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। बच्चों जब आपको ये चीजें बनती हैं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, और वो कंपाउंड के नाम में आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे वाइनिल है ना, एलिल अल्कोहल है, ब्यूट 2 इनॉल है, बोले इनमें ऐसा क्या है जो आपको जरूरी है? बच्चों ये है कि दिस वन इज नोन एज क्रोटिल अल्कोहल। क्रोटिल अल्कोहल, इससे क्या फायदा है? बोले आपको क्रोटिल अल्कोहल जब मालूम रहेगा तो आप क्रोटोनल्डिहाइड का फार्मूला जानोगे, और क्रोटोनल्डिहाइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज द स्टडी। क्लियर है? तो आप क्रोटोनल्डिहाइड तब सीख पाओगे जब आप क्रोटिल अल्कोहल ऑलरेडी जानते होगे। और एक इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि आपको ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। इसको आप कह सकते हो एक्रेलिक अल्कोहल भी कह सकते हो, एक्रेलिक अल्कोहल। तो कोशिश करिए कि आप एल्काइल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल, क्रोटिल अल्कोहल, तो ये कुछ अनसैचुरेटेड अल्कोहल के नाम कोशिश करने से आपको जरूर बनेंगे। तो ये आइडेंटिटी है अल्कोहल की। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी महसूस हो रही होगी, कोई बहुत कठिन आप पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ये सब 11th की बातें हैं, आपको बनना चाहिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो कुछ भी करके सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम जब अल्कोहल में एंटर करेंगे तो पहले अल्कोहल का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर तो हमें मालूम हो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कि हम उसमें कुछ बेसिक्स मालूम हो। तो आपको ये तो मालूम है यार कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बोले ये तो अपन को कंफर्म है, बोले ये तो अच्छी बात है, आपको मालूम है, लेकिन ये अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी VSEPR के अकॉर्डिंग जब आप स्ट्रक्चर अरेंज करते हो, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड एंगल के बारे में बताते हो, हाइब्रिडाइजेशन बताते हो, तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों मैं आपको अगर ये कहूँ कि H2O और ROH अल्कोहल, तो H2O का मतलब HOH, दोनों को कंपेयर करें तो मेरे को लगता है अल्कोहल, तो बात की बात, वाटर में आपको बेसिक्स मालूम है कि वाटर कंटेन वाटर इन what H2O molecule
oxygen content to one pair and two lone pair, where the oxygen is sp3 hybridized. It is arranged in कौन सी ज्योमेट्री होगी? तो टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, बेंट ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर में क्या होता है? बोले ओ में दो लोन पेयर होते हैं और दो हाइड्रोजन होते हैं अलग अलग प्लेन्स में। इनको आप वर्चुअली अटैच करा लोगे और बोलोगे दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। बच्चों आपको याद है इसमें बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट क्या होता है? ड्यू टू LP एंड LP-BP रिपल्सन। याद है कि वाटर में एक तो रिपल्सन ये लगता है लोन पेयर और एक रिपल्सन लगता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बाकी बॉन्ड पेयर तो हर जगह होता है। तो इन H2O molecule due to LP and LP-BP repulsion the bond angle decreases up to 104.5 degree for the H2O molecule। H2O molecule का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके हो जाता है 104.5 डिग्री। ये बातें आपने सीख रखी हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब यही चीज अल्कोहल में चले तो आपको दिख रहा है अल्कोहल में यार एक गड़बड़ है, ये R है और R इज अ एल्किल ग्रुप, जो मिथाइल भी हो सकता है, एथाइल भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। यानी यहाँ पर एक बड़ा सा एल्किल ग्रुप आपके पास आ गया है। अब इस बड़े से एल्किल ग्रुप में आपको अरेंजमेंट दिखाना है तो आप बोलोगे यार ये तो बेसिक बात तो सेम होगी, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर में उसी तरह का बेंट स्ट्रक्चर आएगा और जो बॉन्ड एंगल होता है ना बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो एक जनरल है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 108.5 डिग्री होता है। बोले यार पानी से ज़्यादा कैसे हो गया? बोले 109 डिग्री 28 मिनट से तो कम है, क्योंकि इसमें भी लग रहा है LP रिपल्सन और LP-BP रिपल्सन भी लग रहा है, लेकिन लार्जर मैथाइल ग्रुप जो होता है उसके कारण से LP-BP रिपल्सन का स्ट्रेंथ कम हो जाता है और बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है और 108.5 डिग्री अल्कोहल का बॉन्ड एंगल एज्यूम कर लेते हैं। मैथिल अल्कोहल का इन जनरल एंगल ये माना जाता है कि हाँ इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर बच्चों? तो मेरे को लगता है इतने में तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ अल्कोहल का बॉन्ड एंगल इतना है, अल्कोहल हो वाटर मॉलिक्यूल हो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों केस में आपको LP-BP रिपल्सन दिख रहा है, LP-LP रिपल्सन दिख रहा है, PSEPR थ्योरी है बॉन्ड एंगल में अंतर। क्लियर? बट दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में कौन अच्छा तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बोले यार H2O में दोनों H फ्री है तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसमें एक ही H फ्री है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लेकिन H2O से कमजोर बनेगा। तो ये तो जनरल बातें हुई बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब आपको सीखना है अल्कोहल में प्रिपरेशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन कैसे होता है, कौन सी मेथड है? देयर आर मैनी मेथड और बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़ी ट्रिकी मेथड है। उनको अगर आप किताबी हिसाब से पढ़ो तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से पढ़ो तो बहुत छोटा है, देख के ही आंसर आ जाएगा। तो अब हम एंटर करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स, और जो प्रिपरेशन मेथड्स है ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में फिर आएगा, रिपीट होगा, इसलिए आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, चीज़ वही बार बार आएगी। तो लेट्स स्टार्ट और द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे बनता है ये देखना। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में हम पहली मेथड ले रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसको आपको कोड वर्ड से याद रखना पड़ेगा, और ये आपको बायोलॉजी में भी बहुत काम आती है, मैथ्स वालों को तो बहुत जरूरी है रटा हो, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दिस वन इज द फर्मेंटेशन बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से आप अल्कोहल कैसे अचीव करोगे, ऐसे अल्कोहल कैसे गेन करोगे? तो फर्मेंटेशन क्या है? बोले फर्मेंटेशन इज लाइक एट फ्रेगमेंटेशन। जब किसी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को किसी एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं या एंजाइम की प्रेजेंस में वो आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो डिकम्पोज्ड होके स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेथड इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या?
कि when the large molecule of carbohydrates comes contact with the या mix with the enzyme, then by biochemical process or biochemical reaction, these decomposed into a small molecule of carbohydrate or into ethyl alcohol, then the phenomena is termed as fermentation of carbohydrate. फर्मेंटेशन में आपको एक कोशिश ये करनी है कि आपको अल्कोहल बनाना है, तो आप एक कोड याद रखो, रिएक्टेंट, कौन सा एंजाइम, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, और कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप इसके लिए कोड बनाओ, STDM, MMG, SIG+F एंड GZA, ये 4 कोड आप रटो। इससे आपको बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर लाना सरल हो जाएगा। राइटिंग में जब केमिकल रिएक्शन आएगी तब तो ठीक है, आप रिएक्शन लिखोगे और बहुत सरल होती है। STDM, MMG, SIG+F और GZA। अब इनका मतलब क्या है? तो बच्चों इनका मतलब है स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज चेंज इनटू माल्टोज। Starch in presence of diastase change into maltose। MMG, maltose, इतना तो आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट में ओज OSC सफिक्स आता है और एंजाइम में ASE एज सफिक्स आता है। क्लियर है? माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और फाइनली ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल में। आपको कोशिश करना है ये रट डालो, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनते ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंजाइम कौन सा होगा, क्या कन्वर्जन हुआ, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बताइए। तो आप STDM, MMG, GZA, SIGF, बहुत सरल है, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादा जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो ज़्यादा यूज़ करते नहीं इन चीज़ों का, तो एक इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन आ जाता है तब दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, दिमाग में एक बात रहेगी। बाकी बायोमोलिक्यूल में तो और बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर आपको ये रटा है तो इनका इक्वेशन लिखना है आपको, तो इक्वेशन लिखना आपके लिए ईजी है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? तो मैं इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूँ, आपने ये चीज़ लिख लिया और आपको कुछ भी करके याद कर लेना है। STDM, MMG, SIGF, GZA। तो सबसे पहले हम स्टार्च से बनाते हैं। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 बेस N होता है। किसी भी पॉलीसेकेराइड का, ज़्यादा हमारे को स्टार्च और सेलुलोज ही तो पढ़ना होता है, पॉलीसेकेराइड का फार्मूला C6H10O5 बेस N होता है। तो जब स्टार्च C6H10O5 बेस N एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ STD, कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम। तो STDM, माल्टोज, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। और बच्चों डाइसेकेराइड का फार्मूला हमेशा होता है C12H22O11, लाइक सुक्रोज, माल्टोज इज आल्सो अ डाइसेकेराइड। फिर आप बोलोगे C12H22O11 is the maltose react with water in presence of the MMG, कौन सा एंजाइम? maltase enzyme, change into C6H12O6 ग्लूकोज। बस ये इक्वेशन हो गया। तो आपको थ्योरी पहले क्लियर हो कि STDM, MMG ये स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में डिकम्पोज्ड या फ्रेगमेंट होता है, फर्मेंटेड होता है, और फाइनली माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में फर्मेंटेड होता है। क्लियर? तो ये तरीका होता है स्टार्च से, यानी आपने चावल खाया, आपने कोई स्टार्च मटेरियल लिया, तो आपके बॉडी में ये डाइजेशन प्रोसेस होती है और इसमें फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दूसरा मेथड है, अगर कोई कहे आपसे कि चलिए आप शुगर से बनाइए, यानी आप
सुक्रोज से, हमारा जो सिलेबस है सुक्रोज से कन्वर्ट करिए। तो बोले यार अभी तो हम ग्लूकोज तक तो पहुंच गए, अल्कोहल में नहीं पहुंचे। तो आप एक स्टेप इसमें अभी पहले और बढ़ा दो स्टार्च में ही कि C6H12O6 जो है वो कौन सा एंजाइम GZA जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किसमें, एथिल अल्कोहल में और साथ में CO2 गैस में। एथिल अल्कोहल और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है ये। क्लियर बच्चों? यही आपको याद रखना है इक्वेशन के फॉर्म पे। अब कोई बोल दे यार सुक्रोज से बनाओ, तो आप ये स्टेप हटा दो एज सच, और जहां माल्टोज लिखा है वहां पे सुक्रोज लिख दो और यहाँ पर इनवर्टेज लिख दो। बस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज भी बनाना है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की जगह 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज होगा, जबकि सेकंड मॉलिक्यूल फ्रक्टोज होगा। इतना तो आप कर सकते हो बच्चों, मुझे लगता है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सरलता से ये प्रिपरेशन कर सकते हो। इजी है? चलिए, अब अगर आपको इस तरह की मेथड्स में कंफर्मेशन है तो आप बहुत ही आंसर लाना आपको सरल होगा। बस आप कोड वर्ड दिमाग में रखिए कि कौन सा एंजाइम और कौन सा कार्बोहाइड्रेट। तो STDM, MMG, SIG+F और GZA। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो समय आने पे हम सीखेंगे। तो ये प्रिपरेशन मेथड जरूरी है कि आप इसको कोड वर्ड में याद कर लो, तो आगे चल के आपको बहुत सरल होगा। क्लियर बच्चों? अब जो प्रिपरेशन की मेथड्स हैं ना बच्चों, वो मेथड्स को आप एक सीरीज में पढ़ना चाहिए आपको, तो आपके लिए इजी होगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ाया, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपने हैलाइड से अल्कोहल कन्वर्जन की मेथड सीखी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखाया था क्या, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म ही आपका ज्ञान बढ़ाएगी, बाकी रिएक्शन में दम नहीं है। तो प्रिपरेशन मेथड में जो दूसरा तरीका है वो है क्या, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया था जनरल लैंग्वेज कि RH कोई एल्किल हैलाइड है, उसमें एक्वस KOH की रिएक्शन कराना है, तो इसमें SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म होता है, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। बिना मैकेनिज्म के तो कोई भी करा के ले उड़ गया, KX उड़ा दिया, आंसर आ गया। लेकिन इसकी डीप में जाए तो इसमें बहुत पढ़ने को था। पूरा SN1 SN2 डिस्कस किया था, और मैंने आपको डिटेल बताया था कि इस रिएक्शन में क्या प्रिकॉशन रखनी है। शायद आपको याद हो, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म होती है। SN1 इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and SN2 is the bimolecular nucleophilic substitution. SN1 reaction always take place by 2 steps. One is slow, second is fast, while SN2 mechanism take place in 1 step. SN1 mechanism is always observed in case of 3 degree halide. ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर 3 डिग्री हैलाइड होगा तो SN1 मैकेनिज्म, जबकि SN2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व विद 1 डिग्री हैलाइड। याद है आपको? SN1 में आपको मैंने बताया था कि इसमें जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होती है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। इसमें बताया था कि SN2 में कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होती है, इसलिए SN2 होती है। कुछ याद आता है? ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर 3 डिग्री, इसमें 1 डिग्री। क्लियर है? मैंने इसमें कहा था पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, और इसमें भी पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट SN2 में चाहिए होता है, और SN1 में सिंपल पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, लाइक फॉर्मिक एसिड वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब SN1 3 डिग्री हैलाइड के केस में होता है तो इंटरमीडिएट इज द कार्बोकैटायन, and when the carbocation is formed in the reaction,
the mechanism of the reaction is always controlled by stability order of carbocation, which one is the 3 degrees most stable, then 2 degree, then 1 degree and method. तो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है। ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना सीखना है, प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ बताया। और SN2 मैकेनिज्म जब होती है तो इंटरमीडिएट इज अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम बाय हाफ बॉन्ड टू फॉर्म द अनस्टेबल स्टेट नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर बच्चों? तो ये ज्ञान है, बाकी इसमें दम कुछ नहीं। आपको कोई बोल दे कि लिखा हुआ है CH3 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 Br प्लस एक्वस KOH, क्या होगा रिएक्शन? तो ये करा लेना, बोले ये देखो मजा आ गया, KBr उड़ा दिया। ये तो यार कोई भी अनपढ़ आदमी भी करा लेगा जो थोड़ा भी केमिस्ट्री जानता है, पहले एक प्लस एक माइनस उड़ा दिया। ज्ञानी आदमी बोलेगा क्या, दिस वन इज द 3 डिग्री हैलाइड, और 3 डिग्री हैलाइड है तो इसमें SN1 मैकेनिज्म होगी, फिर इसमें 2 स्टेप होंगे और पूरा प्रॉपर लिखेगा जो कि पहले आपने सीखा है। क्लियर? याद रहेगा? कोई आपसे बोल दे यार मेरे पास एथिल क्लोराइड है, उसमें एक्वस KOH का रिएक्शन कराओ, तो आपने तुरंत देखा, बोले यार ये तो 1 डिग्री हैलाइड है, और 1 डिग्री हैलाइड होगा तो हमेशा SN2 मैकेनिज्म होगा। तो कोशिश करिए बच्चों, इसमें आप SN1 और SN2 पे अगर परफेक्शन रखते हो तो कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी। आपको कोशिश ये करना है कि रेडिकल्स आपको याद हो, रेडिकल्स याद होंगे तो नेमिंग सरल होगी। IUPAC नेम में तो मैं कंफर्म हूँ, मैं जानता हूँ आपसे सबसे बनेगा। IUPAC नेम में आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कैटेगरी ऑफ अल्कोहल पहचान चुके हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी कैटेगरी देख के पहचान जाते हैं और आंसर बना सकते हैं। और आंसर लाने के लिए कैटेगरी की पहचान तो बहुत ज़रूरी है, तो मान के चलते हैं। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स, आगे अब इसमें और ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और अलग अलग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स, जिसमें हम एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन जाएंगे, जिसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शंस आएंगी। इनमें टिपिकल है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ को लगा के कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब सीखेंगे। तो लेट्स वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।